नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज बीरभूम का दौरा किया। वहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात भी की। बीरभूम में एक टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़की। कुछ लोगों ने एक झोपड़ी में आग लगा दी, जिसमें 8 लोग जिंदा जल गए। पीड़ित परिवारों के बीच पहुंची ममता बनर्जी ने कहा कि वो सोच भी नहीं सकती कि आज के बंगाल में इतना बर्बर कांड हो सकता है। माताओं और बच्चों की हत्या कर दी गई। ममता ने वहीं पर पुलिस अफसरों को बुलाकर कहा कि लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों को सजा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इसके पीछे बड़ी साजिश का भी आरोप लगाया और कहा कि पुलिस हर पहलू से इसकी जांच करेगी। बीरभूम की इस घटना को लेकर बंगाल से दिल्ली तक राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी की एक टीम ने भी आज बीरभूम का दौरा किया। बीजेपी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। वो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कांग्रेस ने भी की है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बाकायदा राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिखी है। अधीर रंजन चौधरी भी आज बीरभूम पहुंचे। हालांकि पहले उन्हें पुलिस ने वहां जाने से रोक दिया था। इसे लेकर लोकसभा में गौरव गोगोई ने ममता सरकार पर आज हमला भी बोला था। तो बीजेपी ने ममता बनर्जी के बीरभूम दौरे को ड्रामा बताया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने गवाहों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जाहिर की है। कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। कल हमने न्यूज चैनलों के माध्यम से देखा कि जो चश्मदीद गवाह है वो भी गायब है। द आई विटनेस इज नॉट टू बी फाउंड। उस पर भी एफआईआर किए गए। कोर्ट ने भी ममता बनर्जी और उनके सरकार को यह हिदायत दिया है कि जो चश्मदीद गवाह हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। मेरा तो रूह कांप उठ रहा है यह सोचते हुए कि सरकार में जिस प्रकार की रिवेंज किलिंग चल रही है बंगाल में, चश्मदीद गवाह के साथ भी ऐसा कुछ न कर बैठे ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोग। सुनने में आया है वो बीरभूम जा रही हैं। हिंदी में कहावत है, मैं केवल मुहावरे को ही रख रहा हूं, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, मगर मैं उसको मॉडिफाई करके कहता हूं, 100 हत्याएं करवा करके दीदी हज को चली है। ममता बनर्जी के बीरभूम दौरे के बीच इधर दिल्ली में टीएमसी सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री अमित शाह से मिला। अमित शाह के साथ मुलाकात के दौरान टीएमसी के सांसदों ने गृह मंत्री से मांग की कि राज्यपाल को वापस बुलाया जाना चाहिए। गृह मंत्री ने सांसदों को आश्वासन दिया कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच खींचतान होती रही है। ट्विटर पर भी वॉर चलता रहा है और बयानबाजी भी होती रही है। We have said that the governor should be removed from Bengal, and the Rampurhat incident, which our Chief Minister is tackling the situation in a very fine and very nice way. 21 persons have been arrested so far. 15 police officials have been asked to go on leave. So no guilty person will be spared. And this firm attitude of the CM, she will explain her attitude today going on the field also. Burning of people alive in democracy in this manner is very painful, very shameful. I appeal to the government to learn the lessons rather than offer just a defense. और इस पूरी खींचतान पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। आखिर पश्चिम बंगाल की जो हिंसा हुई है उसका इतना राजनीतिकरण क्यों हो रहा है? इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। शुक्रिया जाटव साहब हमसे बात करने के लिए। जो मुख्यमंत्री हैं वो कहती हैं कि वो अपना काम कर रही हैं। वो आज गई भी दौरे पर, वहां पर उन्होंने मुलाकात भी की है प्रियजनों से जिनके अपने प्रियजन गए हैं इस हिंसा में। ऐसे में वो सवाल ये उठाती है कि बीजेपी लगातार उनके ऊपर आरोप लगा रही है, नुक्ताचीनी करती है। देखिए, कल की जो घटना, जो सारा हम इस प्रकरण को देखें तो जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम होते हुए देखा है, तो उस चश्मदीद गवाह को भी गायब कर दिया गया। उसके लिए भी प्रोटेक्शन मांग रहे हैं हम लोग। और पिछले जब से ये सरकार बनी है,
हम पश्चिम बंगाल में दंगे ही होते देख रहे हैं। हमारी ममता बनर्जी जी जो हैं वो दूसरे प्रदेशों में जाकर के क्वेश्चन करती हैं कि वहां पर क्या हुआ। अभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश आई हुई थी तो बोल रही थी माफी मांगो, और अपने ही स्टेट में उन्होंने जो हालात पैदा कर रखी है, टीएमसी के वर्कर्स ने जो वहां पर आगजनी की है, उनके खिलाफ केवल ये औपचारिक दौरे कर रही हैं और मुझे लग रहा है कि मैनेज कर रही हैं, क्योंकि अभी तक तो उन लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। पर जाटव साहब, हाईकोर्ट की भी नजर है मामले पर, तो क्या इस बात पे आपको भरोसा नहीं है, क्योंकि संज्ञान लिया था उन्होंने इस पूरे मामले का, कि हाईकोर्ट की नजर रहेगी तो मामला शायद बिगड़ेगा नहीं? देखिए, ये जहां पर हाईकोर्ट ने एक का इंटरफेयर किया है, मगर पश्चिम बंगाल ये ऐसे स्टेट है, यहां पर कायदे और कानून मानने की इनकी फितरत नहीं है। ये लोग किसी भी तरीके से कायदे और कानून पर नहीं चलते हैं। कायदे कानून तोड़ने के लिए ही ये लोग माहिर हैं। ममता बनर्जी जी और इनकी पूरी जो टीम है, गुंडों की टीम जो है, इनका काम ही यही है कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की ये बखिया उधेड़ते हैं। हमने इसको जैसे ये चुनाव जीती थी उसके बाद में जो वहां पर इन्होंने उपद्रव मचाया था वो हमने उसमें देखा। उस वक्त भी इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उधेड़ी, और आज भी स्थिति यह है कि आज जो इतनी हत्याएं हुई हैं वीरभूमि में, वो भी टीएमसी के वर्कर्स ने ही सबसे ज्यादा उसमें उत्पात मचाया है। जी, तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जो हैं, जो एसआईटी बना चुकी हैं, वहां पर जाके दौरा भी कर चुकी हैं, सबसे मुलाकात भी कर चुकी हैं, पुलिस वालों को भी वहां पे बुला चुकी हैं, कहती हैं कि सीनियर पुलिस वाले इस एसआईटी में शामिल भी हैं। आपको दिल्ली से एक फोरेंसिक टीम भी जा चुकी वहां पर सबूत जुटाने के लिए। क्या आपको लगता है कि इस सब के बावजूद ममता बनर्जी सही तरीके से इस मामले की जांच नहीं कराएंगी? बिल्कुल, इनके ऊपर कतई भरोसा नहीं है, और मुझे लगता है कि इस वक्त समय आ गया है कि राज्यपाल जी को वहां पे सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त में हालात ये हैं, कंटिन्यूशन में चल रहे हैं, इनके हालात जो हैं कंटिन्यूशन में हैं। इसलिए इस वक्त पश्चिम बंगाल जो है वहां की सरकार को भंग किया जाना चाहिए। कोई एतबार नहीं है कि ये जो है किसी तरीके की कोऑपरेट करें। इन्होंने पीछे देखो, इनकम टैक्स के जब छापे पड़ते हैं या किसी तरीके की कोई जांच होती है, किस तरीके से ये लोग पुलिस का दुरुपयोग करते हैं, वो अपनी पावर का दुरुपयोग करते हैं। टीएमसी के जो गुंडे हैं वो जांच करने वाली कमेटियों को भगा देते हैं। आपने देखा हमारे अमित शाह जी जिस वक्त वहां पहुंच रहे थे, इन लोगों ने कितना उपद्रव किया। तो ये लोग किसी कायदे कानून को नहीं मानते। पर जाटव साहब, जो आरोप लगाती हैं मुख्यमंत्री, वो ये कहती हैं कि जो गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं, वो राजनीतिक भाषा बोलते हैं, और गवर्नर के साथ हमेशा, ये हमने शायद ही किसी राज्य में इतना देखा हो कि मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच में इतना आपसी मतभेद दिखे, और वो भी पब्लिकली, सार्वजनिक तरीके से। देखिए, राज्यपाल महोदय वहां पर उनके जो कर्म हैं उन पर अंकुश लगा रहे हैं, इसलिए वो निरंकुश हो रही हैं, स्पष्ट है। तो यहाँ पर वो बेचैन होंगी, क्योंकि वो जो चाह रही हैं करना, वो वहां पर जो है राज्यपाल महोदय जो है वो नहीं होने देना चाह रहे हैं, और इसलिए ये बेचैन हैं। इसलिए इनके ऊपर जो है अनर्गल भाषा का इस्तेमाल, उनको हटाने की बात करना, इस टाइप की बातें कर रही हैं। जी, ये अहम हो जाता है कि मुख्यमंत्री जो हैं वो राज्यपाल के एकदम सामने खड़ी हो जाती हैं, और उसके बाद ट्वीट भी अक्सर हम देखते हैं इस तरीके से कि दोनों की तरफ से ऐसे ट्वीट आते हैं कि आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए। लेकिन यहां आपसे आखिर में ये जानना चाहेंगे कि अब आप आगे क्या चाहेंगे, कि किस तरह से इस इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाया जाए? क्या एसआईटी जो बनी है वो रद्द की जाए, कुछ और किया जाए, क्या मांग है? देखिए, अभी जो भी शुरुआत हुई, ये जांच वो पूरी होनी चाहिए। हमारे सभी जो हम लोग उस पर निगाह रखे हुए हैं कि किसी भी तरीके की वहां पर गड़बड़ी ना हो, और गड़बड़ी होने की सूरत में हम जो उचित कदम उठाएंगे उसका विरोध करेंगे। जहां पर भी कहीं कोई घटना दिखाई देती है
कि मैनिपुलेट हो रही है, अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, ठीक। तो उनको जो है उस पर निगाह रखना वो हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। हम वहां पे प्रतिपक्ष में हैं तो स्वाभाविक बात है कि किसी भी रूप में उनको निरंकुश तो होने नहीं देंगे, अंकुश तो लगा करके रखना ही विपक्ष का काम है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जाटव साहब। तो बीजेपी लगातार अपना रुख साफ किए हुए है। उसका कहना है कि जिस तरीके से वहां पर इन्वेस्टिगेशन या जांच चल रही है वो सही नहीं और ममता बनर्जी पर लगातार वार हो रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ बैनर्जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का, माफ कीजिएगा, सौरभ गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सौरभ, सवाल ये उठ रहा है कि ममता बनर्जी गई तो मुलाकात के लिए इस वक्त, इस बार, लेकिन बीजेपी के एक दल भी वहां पर पहुंच गया मुलाकात करने के लिए। तो इस वक्त जो स्थिति वहां पर जो परिवारजन है उनका दुख अलग है और ऊपर से ये सियासी जो मीटिंग्स हैं वो उनके लिए एक अलग मुश्किल बन जाती है। क्या कह रहे हैं वहां के लोग? देखिए, यहाँ पे जो राजनीतिक स्थिति है वो थोड़ा बदलते हुए दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे चीजें एक ही दिन में हो रहा है। लेकिन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ ये जो घर है जो हमें बताया जा रहा है, ये घर, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीसीटीवी वगैरह सब लगा दिया गया है, पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है अब। लेकिन हमें बताया जा रहा है कि इस घर में से आपको 7 शव मिले थे, जिसमें से 2 बच्चे थे और 5 महिलाएं थे, और ये जला दिया गया था। और जिसका नाम इस हादसे में लिया जा रहा है, जो मुख्य आरोपी के हिसाब से जिसका नाम लिया जा रहा है यहाँ के रहवासियों की तरफ से, उनका नाम है अनारुल हुसैन, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है तृणमूल कांग्रेस के। और ये कहा जा रहा है कि इनके ये जो भादु शेख है, जिसका घर इसी रास्ते पे है सामने, उनके मर्डर के बाद ये लोग आए यहाँ पे और इन घरों को जला दिए, जिसमें से जो 8 मौत हुए हैं वो सिर्फ महिलाएं और बच्चे हैं। तो आप समझ सकते हैं एक घर में जल के मर जाना कितना मतलब दहशत वाली जो स्थिति हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पे एक बीजेपी का टीम भी है। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद यहाँ पे आई। उन्होंने जो मदद देने की बात है, जैसे कि घर वापस बनाने का जो पैसे का कॉम्पनसेशन है, या जिनकी परिवार में मौत हुए हैं उनके लिए नौकरी और बाकी जो कॉम्पनसेशन है, ये सब अनाउंसमेंट्स करके गए हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अनारुल अरेस्ट होगा, और अनारुल ये उनका पार्टी का ब्लॉक प्रेसिडेंट है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो स्थिति है ये एक बहुत ही घिनौनी जो क्राइम है और इसको बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता, और जो भी दोषी पाया जाएगा उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस की तरफ से भी कुछ कमियां पाए गए हैं। जितने संख्या में यहाँ पे फोर्सेस तैनात होनी चाहिए थी मर्डर के बाद, वो नहीं हो पाई, इसलिए ऐसी घटना हुई। और इस वक्त हमें पता चला है कि अनारुल हुसैन को पुलिस ने उठा लिया है और बहुत सारे अरेस्ट भी हुए इस मामले में। लेकिन अभी भी इस वक्त यहाँ पे एक बीजेपी की टीम है। सियासी खेल जो है इस बात को लेकर वो बिल्कुल उसकी शुरुआत हो गई है। एक बीजेपी की टीम है, इसके पहले कांग्रेस की टीम आई थी, आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आई थी, उसके पहले उनके ही मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री फिराद हाकिम आए थे पहले, कल भी बीजेपी के एक टीम आए थे। तो हाँ, जो सियासी दौर रहते हैं वो इस वक्त आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। लेकिन साथ साथ जो बात है कि ये जो आई विटनेसेस ने जो बताया कि हमारे सामने काट के जला दिए, ये सारी बात हमने अपने जो आज के जो पूरे दिन के जो रिपोर्टर है उसमें हम रखे हैं। और बहुत ही दुखद ये घटना है, और बच्चों और महिलाओं का ऐसे जला देना घर के अंदर, मुख्यमंत्री कहता है कि एक मॉडर्न बंगाल में ऐसी हरकतों का कोई जगह नहीं है। इसलिए जो भी दोषी पाया जाएगा, जिनके काम में कमी पाया जाएगा, जिन्होंने ये होने दिया, उनको उनका कोई बचाव नहीं करेगा। जी शुक्रिया सौरभ इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। बेहद चौंकाने वाली स्थिति है वहां पर, मौतें हुई हैं और मौतों के बाद सियासत एकदम तेज है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।
रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी पर आज मुहर लगेगी। लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है और इसमें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी सस्पेंस खत्म हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह भी लखनऊ पहुंचे हैं। इसमें उम्मीद ये की जा रही कि केशव प्रसाद मौर्य की किस्मत का फैसला हो जाएगा और पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री का जो उनका पद था, चुनाव हारने के बाद उस पर कितना संकट है ये भी साफ हो जाएगा। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। सौरभ, केशव प्रसाद मौर्य क्या एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं? क्या हम मान के चलें कि आज साफ हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा लग रहा है। जो जानकारी निकल करके आ रही है कि केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे और साथ में दिनेश शर्मा का भी उप मुख्यमंत्री पद का जो पद है, उप मुख्यमंत्री दोनों ही यानी केपी मौर्य और दिनेश शर्मा दोनों ही रिपीट किए जा सकते हैं। ये काफ़ी इसकी चर्चा है और हो सकता है थोड़ी देर में आधिकारिक भी हो जाए। लगभग 4 बजे एक बैठक शुरू हुई बीजेपी दफ्तर, जो कि ठीक मेरे बगल में है। पीछे सामने विधानसभा है और बगल में सामने बीजेपी दफ्तर है। वहाँ पर अमित शाह जो कि पर्यवेक्षक बनकर के उत्तर प्रदेश आए हैं, रघुवर दास जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी पर्यवेक्षक है, धर्मेंद्र प्रधान, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य सब मीटिंग में मौजूद थे और इस मीटिंग में फैसला ले लिया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। और अभी सस्पेंस बरकरार है कि उप मुख्यमंत्री कौन होने वाले, लेकिन जो खबर निकल कर के सामने आ रही है, जिसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि केशव मौर्य और दिनेश शर्मा दोनों फिर से उप मुख्यमंत्री होंगे। भले ही केशव मौर्य सिराथू से हार गए हों, लेकिन वो अभी भी विधान परिषद के सदस्य हैं। दिनेश शर्मा भी विधान परिषद के सदस्य हैं। तो ये कहा जा रहा है कि दोनों की जो मुख्यमंत्री हैं वो दोबारा रिपीट होगा। इसके अलावा 8 कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे। महेंद्र सिंह का कद बढ़ाया जा सकता है, ब्रजेश पाठक का कद बढ़ाया जा सकता है। अभी हाल ही में ईडी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए राजेश्वर सिंह को भी मंत्री बनाया जा सकता है। ये तमाम चर्चाएं हो रही हैं। लोक भवन ठीक अंजलि, ये हमारे पीछे हमारे सहयोगी विनीत आपको दिखाएंगे। लोक भवन ये है जहां पर बीजेपी के सभी विधायक इस वक्त मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का यहाँ नेता चुना जाएगा। उसके बाद योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकल करके गवर्नर हाउस जाएंगे, जहाँ पर वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और कल शाम 4 बजे औपचारिक तौर पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें हम देखेंगे कि जो 2017 में 3 नाम आए थे, योगी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव मौर्य, हो सकता है वही दोबारा तस्वीर देखने को मिले। कल प्रधानमंत्री मोदी खुद इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो केशव मौर्य का उप मुख्यमंत्री पद बच सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी खबर निकल करके आ रही है। लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि हम अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी बैठक चल रही है, उसके बाद अनाउंसमेंट हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि दिनेश शर्मा और केशव मौर्य दोनों की कुर्सी बच जाएगी। अंजलि जी, आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि अब इसके आगे जो चर्चा करेंगे उसमें यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को कितने रास आते हैं अपने उप मुख्यमंत्री, और ये जो पूरी उनकी रिलेशनशिप है वो कितनी हमेशा मुश्किल में रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक। बीजेपी की विधायक दल की बैठक इस वक्त लखनऊ में चल रही है। मंथन हो रहा है कि उप मुख्यमंत्री का क्या किया जाएगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं सौरभ शुक्ला। सौरभ, चर्चा हम ये कर रहे थे कि आपको लगता है या आपको जिस तरीके के सूत्र आपको बता रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य शायद बने रहे हैं अपनी कुर्सी पर, लेकिन उनकी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की जो एक रिलेशनशिप रही है, जो रिश्ते रहे हैं, कोई बहुत अच्छे नहीं रहे और सार्वजनिक तौर पे भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके थे उप मुख्यमंत्री उस वक्त। देखिए, केशव मौर्य ने कभी खुल के योगी जी के खिलाफ नहीं बोला है, मुख्यमंत्री के खिलाफ, लेकिन हाँ बहुत सारे मतभेद ज़रूर 5 साल रहे उन लोगों के बीच में। लेकिन आप देखेंगे जब खत्म होने लगी सरकार तो किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी केशव मौर्य से मिले, संसद में अलग से बुला करके बैठे। फिर जब जेवर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन था, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे तो केशव मौर्य को अपने बगल में खड़ा करके उन्होंने खुद हाथ उठाया था केशव मौर्य का। तो उसी दिन तय हो गया था कि केशव मौर्य महत्वपूर्ण बने रहेंगे। सिराथू से चुनाव लड़े केशव मौर्य और केशव मौर्य के प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी गए, अमित शाह भी गए, तमाम बीजेपी के नेता पहुंचे, लेकिन योगी जी ने केशव जी के लिए प्रचार नहीं किया। ये भी एक सच बात है। लेकिन जाहिर सी बात है, उप मुख्यमंत्री खुद केशव मौर्य थे। भले ही 7,200 वोटों से हार गए हों, लेकिन केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे जब 2017 में
बीजेपी यहाँ पर जीती थी, तो उनकी अध्यक्षता में बीजेपी यहाँ पर जीती थी और संगठन में बहुत अच्छी पकड़ भी है केशव मौर्य की। तो ये ज़रूर लग रहा था कि भले ही चुनाव हार गए हों लेकिन केशव मौर्य महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन अभी जो निकल करके बात सामने आ रही है कि केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। देखिए, उप मुख्यमंत्री तो बने रहेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उनको पोर्टफोलियोज क्या मिलते हैं। पिछली बार उनके पास पीडब्ल्यूडी था, तो क्या इस बार उनको पीडब्ल्यूडी मिलेगा? पीडब्ल्यूडी बहुत इंपॉर्टेंट विभाग होता है किसी भी राज्य के लिए, तो क्या वो पीडब्ल्यूडी विभाग उनको दिया जाएगा? दिनेश शर्मा के पास शिक्षा था और दूसरे महत्वपूर्ण विभाग थे, तो क्या उनको वो विभाग दिए जाएंगे? तो विभागों का ही पूरा खेल है। और गृह विभाग, जिसमें यानी जो पुलिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पास ही रखी हुई थी, तो इस बार गृह विभाग किसके पास जाएगा, इसको लेकर के भी तमाम चर्चाएं हैं और ऐसा लग नहीं रहा है कि गृह विभाग किसी और के पास जाएगा। योगी आदित्यनाथ अपने पास ही गृह विभाग रख सकते हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है वो केंद्र यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सहमति से ही हो रहा है। कल योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे, जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष, उनके घर में बैठक हुई जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जो को इंचार्ज है चुनाव के वो और BL संतोष संगठन मंत्री बीजेपी के सब मौजूद थे। इस पर लेकर के चर्चा हुई और लगभग शाम 4 बजे आज बीजेपी ऑफिस अमित शाह पहुंचे। वहां पर 1 घंटे लगभग बैठक हुई जिसमें स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के थे, दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य सब मौजूद थे और उसमें यह फैसला ले लिया गया है। सौरभ, और इस वक्त खबर जो आने लग गई है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, तो ये इस वक्त खबर आ रही है। आज जो मीटिंग हो रही थी, जो बैठक हो रही थी, उसके बाद उनके नाम पर मुहर लग गई। हालांकि ये जाहिर ही था, इसमें कोई असमंजस नहीं थी। असमंजस जिस बात पर है वो उप मुख्यमंत्री के पद पर है और अभी जो खबर आ रही है मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग गई है और वो बने रहेंगे मुख्यमंत्री।